नमस्कार और हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के सफर पर नजर डालेंगे जिनका नाम भारतीय टेस्ट क्रिकेट में दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक बन गया। चेतेश्वर पुजारा। हाँ, चेतेश्वर पुजारा। और बात करेंगे उनके हालिया संन्यास की घोषणा की भी। हाँ, पुजारा का जाना वाकई एक तरह से एक युगगांत जैसा है। खासकर आज के दौर में जब क्रिकेट इतना तेज हो गया है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की वो धीमी मगर मजबूत पहचान को बनाए रखा। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनके करियर से जुड़े कई लेख हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, संन्यास की खबरें हैं और एक बहुत ही खास चीज है। हाँ, उनकी पत्नी पूजा पुजारा की किताब। हाँ, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। उसके कुछ अहम हिस्से भी देखेंगे। और ये किताब जरूरी है क्योंकि ये हमें मैदान से परे ले जाती है। वो भावनात्मक उतार चढ़ाव, परिवार का संघर्ष, त्याग, ये सब स्कोर कार्ड में कहाँ दिखता है। सही कहा। तो आज का मकसद साफ है। पुजारा का सफर शुरू से लेकर शिखर तक, भारतीय टीम पर उनका प्रभाव, उनके संन्यास के मायने और हाँ, पूजा पुजारा की किताब से क्या पता चलता है। और वो सवाल तो है ही। हाँ, वो बड़ा सवाल, क्या वो राहुल द्रविड़ के बाद वाकई दीवार 2.0 थे या कुछ और? चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरू करते हैं उनके बचपन से। हाँ, कहानी शुरू होती है राजकोट, गुजरात से। 25 जनवरी 1988। क्रिकेट तो जैसे परिवार में ही था। पिता अरविंद, चाचा बिपिन, दोनों सौराष्ट्र के लिए रणजी खेल चुके थे। बिल्कुल। और पिता अरविंद ने ही उनको तराशा। बहुत जल्दी पहचान लिया था टैलेंट। सिर्फ 13 साल की उम्र से लेदर बॉल से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, इतनी कम उम्र से? हाँ, वो जो घर का माहौल और पिता की कोचिंग थी ना, वही उनके डिफेंस और टेम्परामेंट की नींव बनी। एक तरह से टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे थे बचपन से। और माँ? रीमा पुजारा का भी जिक्र आता है। उन्होंने विनम्रता और एकाग्रता जैसे गुण दिए। पूजा पाठ पर भी उनका जोर था। शायद उसी से वो मानसिक मजबूती आई। हाँ, और दुखद बात यह कि 2005 में जब पुजारा सिर्फ 17 साल के थे, उनका कैंसर से निधन हो गया। ओह, ये तो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा उनके लिए। यकीनन। उस वक्त वो अंडर 19 भी खेल रहे थे। लेकिन देखिए, उन्होंने गजब की मैच्योरिटी दिखाई, क्रिकेट के साथ पढ़ाई भी जारी रखी, बीबीए किया जे कुंडालिया कॉलेज से। ये संतुलन साधना, खासकर इतने मुश्किल वक्त में, कमाल है। बिल्कुल, ये उनकी मानसिक दृढ़ता दिखाता है। और यही दृढ़ता उनकी शुरुआती क्रिकेट में भी दिखी। हाँ, अंडर 19 लेवल पर ही उन्होंने सबको बता दिया था कि वो खास हैं। सही कहा। 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 डेब्यू पर ही 211 रन, दोहरा शतक। कमाल है। फिर 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 6 पारियों में 117 की औसत से 349 रन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 97, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 129। लेकिन फाइनल में? हाँ, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 0 पर आउट हो गए और भारत हार गया। वो एक झटका था जरूर। लेकिन घरेलू क्रिकेट में तो उनका बल्ला रुका नहीं। दिसंबर 2005 में सौराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू और फिर तो रन बनते ही गए। आंकड़े देखिए उनके फर्स्ट क्लास के। 278 मैच, 21,000 से ज्यादा रन, औसत लगभग 52, 66 शतक, ये अविश्वसनीय है। 66 शतक? हाँ, और 50वां शतक जनवरी 2020 में पूरा किया था। बिल्कुल। और 13 शतक, फर्स्ट क्लास में 3 13 शतक लगाने वाले सिर्फ 9वें भारतीय। 302, 352, 306। ये दिखाता कि भूख कितनी थी लंबी पारियां खेलने की। और सौराष्ट्र के लिए तो वो पिलर थे। रणजी में कितनी मैच जिताऊ पारियां खेली। 2012-13 में मध्य प्रदेश के खिलाफ 203, फिर कर्नाटक के खिलाफ वो 352। हाँ, और 2018-19 में यूपी के खिलाफ वो मुश्किल चेज में 67 नॉट आउट। और छोटी पारी भी बहुत अहम थी। और दिलचस्प बात ये कि रिटायरमेंट के बाद भी रणजी खेलना चाहते हैं। हाँ, ये उनका खेल के प्रति प्यार दिखाता है, जुनून है बस। वैसे आईपीएल में भी खेले वो, केकेआर, आरसीबी, किंग्स 11, सीएसके। हाँ, पर T20 शायद उनका फॉर्मेट नहीं था। 2011 में आरसीबी के लिए खेलते हुए चोट भी लगी थी घुटने में, और सीएसके ने 2021 में लिया पर खिलाया नहीं। लेकिन काउंटी क्रिकेट उनके लिए ज्यादा सही रहा। बिल्कुल। डर्बिशायर, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर, फिर ससेक्स की कप्तानी भी की और 2022 में तो 5 शतक लगा दिए। 5 शतक? हाँ, हालांकि हाल में ससेक्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जो थोड़ा हैरान करने वाला था, पर शायद विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट का मसला रहा हो। खैर, काउंटी का अनुभव इंग्लैंड में बहुत काम आया होगा। अब आते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर पर। अक्टूबर 2010, बेंगलोर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू। हाँ, लक्ष्मण और गंभीर चोटिल थे। पहली पारी में तो 4 रन पर आउट हो गए। लेकिन दूसरी पारी
207 का टारगेट था और इन्हें नंबर 3 पर भेजा गया। 72 रन बनाए, बहुत सधी हुई पारी थी वो। बिल्कुल। और उसी पारी से मतलब संकेत मिल गया था। लोग कहने लगे थे कि ये द्रविड़ लक्ष्मण की जगह ले सकते हैं। वो तकनीक, वो धैर्य। हाँ, वो शांत स्वभाव, लेकिन बीच में चोटों की वजह से अंदर बाहर होते रहे। हाँ, लेकिन फिर अगस्त 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी हुई हैदराबाद में, और आते ही शतक, 159 रन। पहला टेस्ट शतक। हाँ, और उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ी। नवंबर 2012 इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 206 नॉट आउट, पहला दोहरा शतक। फिर मुंबई में 135। और फिर मार्च 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में एक और दोहरा शतक, 204 रन, और मुरली विजय के साथ वो रिकॉर्ड 370 रन की साझेदारी। वो पार्टनरशिप तो कमाल थी। हाँ, और उसी मैच में वो गावस्कर की बराबरी करते हुए सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे भारतीय भी बने, सिर्फ 18 पारियों में। तो 2013 में उन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, और उसी साल साउथ अफ्रीका में मुश्किल पिचों पर वो सीरीज के टॉप स्कोरर रहे, 280 रन। और जोहानिसबर्ग में वो दूसरी पारी के 153 रन। उस समय साउथ अफ्रीका में किसी भारतीय का दूसरी पारी में हाई स्कोर था वो। ये दिखाता है कि वो बाहर भी रन बना सकते थे। यहीं से वो दीवार 2.0 वाली बात और मजबूत हुई है ना। बिल्कुल। नंबर 3 डिफेंस, घंटों टिके रहना। बिल्कुल, तुलना तो होनी थी, पर सवाल वही, क्या वो सिर्फ कॉपी थे या उनकी अपनी पहचान थी? कुछ पारियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल दीवार जैसी लगती हैं। 2015 में कोलंबो वाला टेस्ट याद है, श्रीलंका के खिलाफ? हाँ, सीमिंग विकेट पर सब आउट हो रहे थे, ये टिके रहे, 145 नॉट आउट, मैच भी जिताया, सीरीज भी। या फिर 2017 में बेंगलुरु टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में वो 92 रन बहुत जरूरी थे। और फिर उसी सीरीज का रांची टेस्ट, वो तो अविश्वसनीय था। 202 रन, 525 गेंदे। किसी भारतीय का रिकॉर्ड है ये एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का। 11 घंटे से ज्यादा क्रीज पर। हाँ, ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये गेंदबाजों को थकाना था, उनके धैर्य की परीक्षा लेना था, एकदम पुजारा स्टाइल। इसी पारी के दौरान उन्होंने चंदू बोडे का रिकॉर्ड तोड़ा और एक सीजन में 2000 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बने। नंबर 2 रैंकिंग तक पहुंच गए थे। फिर 2018 में इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में 132 नॉट आउट। वो भी अहम था क्योंकि 2013 के बाद एशिया के बाहर उनका दूसरा शतक था। लेकिन जो पीक था वो शायद 2018-19 का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। मेरे ख्याल से तो हाँ, वो सीरीज भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक, और पुजारा उसके हीरो थे। एडिलेड टेस्ट, पहली पारी में 123 रन जब 41 पे 4 थे, फिर दूसरी पारी में 71, 5000 रन भी पूरे किए, मैन ऑफ द मैच। फिर मेलबर्न में शतक, 106 रन, 319 गेंदें, और सिडनी में तो 193 रन, 373 गेंदें। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थक गए होंगे उन्हें गेंदबाजी कर करके। बिल्कुल, पूरी सीरीज में पहेली बने रहे। 521 रन, 1258 गेंदें खेली। ये ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय का रिकॉर्ड है। औसत 74.42, प्लेयर ऑफ द सीरीज। जस्टिन लैंगर ने कहा था कि उन्होंने तेंदुलकर और द्रविड़ सहित किसी को गेंद को इतनी बारीकी से देखते नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे अहम, भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता। पुजारा का रोल सबसे बड़ा था उसमें। बिल्कुल। और फिर 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, उसमें रन शायद उतने नहीं थे, लेकिन जज्बा, वो लड़ने की क्षमता। सिडनी टेस्ट याद है? हाँ, वो 77 रन 205 गेंदों में कितनी गेंदें शरीर पे खाई उन्होंने मैच ड्रॉ कराने के लिए। हाँ, शॉर्ट बॉल की बौछार झेल गए, टिके रहे बस। और फिर ब्रिस्बेन, वो ऐतिहासिक जीत, उसमें उनका सबसे धीमा अर्धशतक, 196 गेंदों में 50 रन। वो पारी स्कोरबोर्ड पर अच्छी नहीं लगती शायद, पर उसने नींव रखी, गेंदबाजों को थकाया, पंच जैसे खिलाड़ियों के लिए मौका बनाया। सही कहा। ये पारियां दिखाती हैं कि वो सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि टीम के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। उनके कुछ रिकॉर्ड्स भी ये बताते हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदें 525, मैच के 5 दिन बैटिंग करने वाले तीसरे भारतीय, और सेना देशों में 11 टेस्ट जीत का हिस्सा होना, ये किसी भी भारतीय से ज्यादा है। और फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा दौरे शतक 18, ये भी एक रिकॉर्ड है। एक और आंकड़ा दिलचस्प है, टेस्ट जीत में 50 प्लस स्कोर 36 बार। सिर्फ सचिन और द्रविड़ उनसे आगे हैं, कोहली से भी ज्यादा। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी पारियां अक्सर जीत में बदलती थीं, लेकिन हर सफर में उतार भी आते हैं। वनडे तो चला नहीं। और टेस्ट में भी 2014 इंग्लैंड दौरे के बाद फॉर्म गिरा, बाहर जाती गेंदों पर दिक्कत हुई। हाँ, टीम से ड्रॉप भी हुए बीच बीच में, जैसे 2018 इंग्लैंड दौरे पर। फिर 2021 के बाद दोबारा फॉर्म में गिरावट आई,
स्ट्राइक रेट पर सवाल उठने लगे। हाँ, वो आलोचना थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 20-21 में धीमा खेलना रणनीति थी, पर बाद में ये मुद्दा बना। आखिरी शतक आया दिसंबर 22 में बांग्लादेश के खिलाफ 102 नॉट आउट, करीब 1443 दिन बाद। लंबा इंतजार था। हाँ, लेकिन फिर WTC फाइनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चले और टीम से बाहर हो गए। वो उनका आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। ये मुश्किल है उनके लिए, उनके फैंस के लिए भी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। डोमेस्टिक काउंटी खेलते रहे वापसी के लिए। कुछ रहाणे जैसी स्थिति थी। बिल्कुल। और फिर आखिरकार 24 अगस्त 2025 को संन्यास की घोषणा। कुछ समय पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था कि 40-50 टेस्ट खेलने वाले को विदाई मैच मिलना चाहिए। शायद मन में ये बात थी। हो सकता है। खैर, उनके संन्यास के साथ ही एक युग का अंत हुआ और यहीं पर पूजा पुजारा की किताब द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ बहुत प्रासंगिक हो जाती है। हाँ, वो हमें एक अलग नजरिया देती है। बिल्कुल। किताब की प्रेरणा ही उन्हें तब मिली जब पुजारा WTC फाइनल के बाद ड्रॉप हुए थे। ये सिर्फ चेतेश्वर की नहीं, पूरे परिवार के सफर की कहानी है। पर्दे के पीछे की चुनौतियां, लंबा इंतजार, अनिश्चितता, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया। हाँ, उसमें वो किस्सा है ना कि एक सीरीज के दौरान पिता बीमार थे, पर पूजा ने चेतेश्वर को बताया नहीं ताकि खेल पर असर ना पड़े। ये दिखाता है कि परिवार कितना कुछ झेलता है। और जब पुजारा ड्रॉप हुए तो पूजा ने अपना गुस्सा, अपना दर्द खुलकर जाहिर किया। लेकिन पुजारा का रिएक्शन एकदम शांत। मैं सिलेक्ट हूं या नहीं, मैं शांति में हूं। ये जो विरोधाभास है ना, परिवार का इमोशनल होना और खिलाड़ी का शांत दिखना, ये किताब इसी को सामने लाती है। उस शांत चेहरे के पीछे बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। और ये किताब वैग्स वाली इमेज से आगे जाकर पत्नियों के नजरिए, उनके बलिदान को सामने रखती है। क्रिकेट लिटरेचर में एक जरूरी आवाज है ये। तो अब बात करते हैं विरासत की। आंकड़े तो हैं, 103 टेस्ट, 7,195 रन, 19 शतक, 43.60 का औसत, भारत के 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन विरासत इससे बड़ी है। बिल्कुल, वो आधुनिक दीवार हैं। T20 के युग में टेस्ट क्रिकेट के मूल्यों को जिंदा रखा। धैर्य, तकनीक, टिके रहना और सबसे बड़ी बात, विदेशी जीत, खासकर ऑस्ट्रेलिया वाली। वो अंडररेटेड मैच विनर थे। हाँ, विदेशी जीतों में उनका औसत और शतक कोहली से भी बेहतर है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा था, क्या पिछला दशक सिर्फ कोहली का था या पुजारा का भी? मेरा मानना है ये पुजारा का भी युग था। उन्होंने चुपचाप अपना काम किया। शायद उतनी लाइमलाइट नहीं मिली, पर टीम के लिए उनका महत्व कम नहीं था। उन्होंने वो भरोसा कायम रखा जो कभी द्रविड़ ने दिया था। बिल्कुल। अब भविष्य क्या, कमेंट्री तो लग रहा है करेंगे। BBC के लिए की भी थी, स्टार नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, कोचिंग, रिटायर्ड प्लेयर्स लीग, देखते हैं। हाँ, तो ये थी चेतेश्वर पुजारा के करियर की कहानी। उनकी दृढ़ता, उनके रिकॉर्ड्स, उनका शांत संकल्प, ऑस्ट्रेलिया की जीत और वो अनूठा नजरिया जो उनकी पत्नी की किताब से मिला। अब उस सवाल पर आते हैं, दीवार 2.0। शायद द्रविड़ की कॉपी नहीं, पर उन्होंने उस भरोसे की मशाल को आगे बढ़ाया अपनी शैली में। बिल्कुल, उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस तेज रफ्तार क्रिकेट के दौर में पुजारा का करियर हमें धैर्य, तकनीक और इच्छा शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? उनका वो अंदाज जो अब शायद ना दिखे, उसे कैसे याद रखा जाएगा? उम्मीद है चेतेश्वर पुजारा के करियर का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।